हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं और रेस्पिरेशन में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं और उन्हीं बातों को अभी हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं? हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रैकिया के पास। किसके पास? ट्रैकिया के पास। एक बार मैं रिकैप कराता हूँ। मेनली जो हवा है वो कहाँ गई थी? नोज से फिर कहाँ गई? नोज के बाद, नोज मतलब मेनली नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू गई थी ना, नोज मतलब नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के बाद जो हवा थी वो कहाँ गई थी? वेस्टिबुलेट रीजन में, वेस्टिबुलेट या वेस्टिब्यूल रीजन। वेस्टिब्यूल रीजन में इसको कौन मिला था? नाक के बाल। ठीक है। फिर वेस्टिब्यूल रीजन के बाद कौन सा रीजन आया था? अल्फैक्टरी रीजन। कौन सा रीजन? अल्फैक्टरी रीजन। अल्फैक्टरी रीजन में क्या होता था कि जो आपने हवा ली है उसके अंदर कौन सा परफ्यूम मिला है वहाँ से रिकॉग्नाइज किया जा रहा था अल्फैक्टरी एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा। ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ पे हवा जा रही थी? उसके बाद हवा एक ऐसे पोर्शन पे जा रही थी जहाँ पे नाक के अंदर एक स्पेशल टाइप का क्या होता था? टिश्यू प्रेजेंट होता था, जिसका नाम क्या था? सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। समझ पा रहे ना? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे गॉबलेट सेल लगे थे। क्या लगे थे? गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल से फिर क्या निकल रहा था? म्यूकस। क्या? म्यूकस। वो म्यूकस क्या कर रहा था? वो म्यूकस चिपकाने का काम कर रहा था, जो इम्प्योरिटीज थी उनको चिपकाने का। फिर हवा कहाँ पे गई? फिर हवा हमारी फेरिंग्स में गई। कहाँ गई? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से फिर कहाँ गई? लैरिंग्स में। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, यहीं से क्या निकलती है? आवाज़ निकलती है। तो लैरिंग्स तक पहुंची। अब लैरिंग्स के बाद हवा कहाँ जाएगी? ट्रैकिया में। समझ पा रहे हैं? तो ट्रैकिया कैसा दिखता है? तो ट्रैकिया ऐसा दिखता है। ध्यान से देखेंगे अगर तो ये सबसे अपर पार्ट है, ये सबसे अपर पार्ट है। इस अपर पार्ट के नीचे से स्टार्ट होता है हमारा क्या? ट्रैकिया। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रैकिया के स्टार्ट होने में ये अपर पार्ट, ये अपर पार्ट मेनली है क्या? तो यहीं पे है आपका लैरिंग। क्या है? ये है लैरिंग। यहाँ पे क्या मौजूद होगा? लैरिंग। यहीं पे एक और क्या बोलते हैं, ढक्कन लगा होगा जिसका नाम क्या है? एपिग्लोटिस, है ना। मेनली ये जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ये सब मैं आपको एक वीडियो की मदद से ज़रूर समझाऊंगा, क्योंकि किसी कारणवश यहाँ पे इस पूरे के अंदर वीडियो शो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आपको एक्सप्लेन कर रहूँगा। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग पेशेंस के साथ पहले चीज़ों को समझ लें, फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा समझा दूँगा। ठीक है। मेनली देखिए ये सबसे ऊपर है, यहाँ पे एपिग्लोटिस लगा होगा। अच्छा, एक बात याद रखेंगे। क्या वो याद रखेंगे कि मेनली ध्यान से देखेंगे तो सबसे आगे जो होता है ट्रैकिया होता है। सबसे आगे क्या होता है? ट्रैकिया। ये क्या है? ट्रैकिया। और जस्ट इसके बगल में ही क्या होता है? इसोफेगस। दोनों आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड। इस रास्ते क्या जाती है? हवा, है ना, यानी एयर इस रास्ते जाता है, एयर। और इस रास्ते क्या जाता है? खाना। समझ पा रहे हैं? इस रास्ते क्या जाता है? खाना। तो ये ट्रैकिया वाली पाइप है। ट्रैकिया के जस्ट पीछे कौन है? ट्रैकिया के जस्ट पीछे ही इसोफेगस है। ये याद रखेंगे। ठीक है। इसीलिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? इसीलिए हमको ढक्कन की जरूरत पड़ी। ये ढक्कन क्या करता है? जब हवा आती है, क्योंकि हवा और खाना देखिए कॉमन जगह से आता है, मतलब इसके ऊपर वाली पाइप अलग अलग नहीं है, इसके ऊपर एक ही कनेक्शन है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंग्स से जब खाना आता है, फेरिंग्स से जब खाना आता है तो क्या होता है? ये खाना या तो एयर वाले पाइप यानी विंड पाइप के अंदर जाएगा या तो फूड पाइप के अंदर जाएगा। अब किस पाइप के अंदर जाए? अगर मान लीजिए ये खाना जा रहा है तो अगर एयर पाइप खुली रहेगी तो ये खाना कहाँ चला जाएगा? खाने के जो पार्टिकल होंगे कहाँ चले जाएंगे? एयर पार्टिकल में। तो इससे क्या होगा? इससे क्या हो जाएगा? हम सांस नहीं ले पाएंगे, कि सांस वाले नली के अंदर कौन चला जाएगा? खाना जाके सांस वाली नली को क्या कर देगा? जाम। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है? एक ढक्कन। समझ में आ रहा है? जब खाना आता है तो ये ढक्कन क्या करता है? विंड पाइप को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, और जो खाना यहाँ पे आ रहा था वो यहाँ से होते होते फूड पाइप में चला जाता है, ना कि एयर पाइप में। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा खाना जो है विंड पाइप में नहीं जा पाता, और हम सेफली आराम से क्या करते हैं? उस दौरान अपने पाइप को बंद कर लेते हैं, ताकि हमारे पाइप के अंदर खाना या खाने के पार्टिकल ना जा पाए। ठीक है।
तो ये जो ढक्कन आपको दिख रहा है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एपिग्लोटिस। और यहीं पे जस्ट इसके नीचे ही क्या प्रेजेंट है, जस्ट नीचे है लैरिंक्स। क्या है, लैरिंक्स। और लैरिंक्स के नीचे है पूरा का पूरा ट्रैकिया। क्या है, ट्रैकिया। समझ में आया? तो हमको किसकी बात करनी है, ट्रैकिया की। अच्छा, ट्रैकिया की अगर आप क्या बोलते हैं शेप को देखेंगे तो मेनली ये जो ऊपर लिखा गया वो सब आपको ज़्यादा नहीं दिमाग में रखना है, ठीक है, वो आगे की स्टडीज़ के लिए है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ शेप पे ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये हड्डी है। क्या है, हड्डी है। क्योंकि जो ट्रैकिया विंड पाइप जो होती है ईसोफेगस की तरह ये भी क्या होती है, एक मस्कुलर पाइप है। क्या है, मस्कुलर पाइप। अब आप सांस ले रहे हो तो जब सांस आ रही है तब तो ये पाइप फूल जाएगी, लेकिन जब आप सांस अंदर की ओर खींचोगे तो पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है हट जाएगा ना, तो पाइप क्या हो जाएगी, सिकुड़ेगी। दैट मीन्स आप जानते भी हो कैसे हो रहा होता है, ऑक्सीजन आता है तो फूल जाता है। जैसे आप सांस लेते हो तो आपको क्या फील होता है कि आपका जो ये सीना है, चेस्ट है, वो क्या हो रहा है, फूल रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हवा भर रहे हो। जब हवा खाली करोगे, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो ये क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो उस कंडीशन में ये जो विंड पाइप है ये भी आपस में क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी या चिपक जाएगी। तो चिपके ना, चिपकने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये हड्डियों का यूज करते हैं। ये क्या है, कार्टिलेज। जिस हड्डी का नाम क्या है, कार्टिलेज। अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा का पूरा लगा होगा, दैट मीन्स इस पाइप के चारों ओर नहीं लगा होगा। समझ पा रहे ना, ये कुछ ही दूरी पर लगा होगा, इतनी ही दूरी पर बस। दैट मीन्स किस शेप में है ये हड्डी, सी शेप में है, ये याद रखेंगे। सी शेप में ये हड्डी होती है जो क्या करती है, चिपकने से रोकती है। क्लियर है? लैरिंक्स क्या करता है, लैरिंक्स वॉइस बॉक्स है। ये एक्चुअल में वहाँ पे क्या लगे होती है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और उन वोकल कॉर्ड्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वोकल कॉर्ड्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग आवाज उत्पन्न करा रहे होते हैं। वोकल कॉर्ड आप लोग सभी लोग जानते हैं, पत्ती होती है। क्या होती है, पत्ती। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और उन पत्तियों के बीच में जब हवा जाती है तो पत्तियां कंपन करती हैं, और कंपन के कारण ही क्या उत्पन्न होती है, आवाज। ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ सब आपको आगे जाके वीडियोस के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है? तो पेशेंस रख के पहले हर बात को समझ लीजिए। अब मेनली हम स्टार्ट करें कहानी को, तो हम लोगों ने लैरिंक्स के बारे में समझ लिया था, ठीक, यहाँ तक एपिग्लोटिस तक भी समझ लिया था। अब हम लोग यहाँ के आगे पहुँचेंगे, कहाँ पे, कि भैया लैरिंक्स से होकर हवा कहाँ जा रही है, ट्रैकिया में। और ट्रैकिया में क्या होता है, यहाँ भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। वो जो एपिथेलियल टिश्यू नाक के अंदर प्रेजेंट था, जहाँ पे म्यूकस, देखिए नाक के अंदर म्यूकस निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था, है ना? नाक के अंदर क्या निकल रहा था, म्यूकस। वो म्यूकस निकालने का काम कौन करता है, सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू करता है। वो टिश्यू एक्चुअल में हमारी ट्रैकिया के अंदर भी होगा, ठीक है? ध्यान देंगे, सपोज कर रहा हूँ कि ये ट्रैकिया है, तो इस ट्रैकिया के अंदर भी वो जो टिश्यू है ऐसे प्रेजेंट होंगे। समझ पा रहे हैं? और इन टिश्यूज की खासियत ये है कि इनमें बाल नुमा संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया। तो यहाँ पे क्या होती है, ऐसे सीलिया ऐसे निकले होती है, ठीक है? अब इस सीलिया का काम क्या होता है, बता सकते हैं? सीलिया का काम होता है कि जो म्यूकस सीक्रेट हो रहा है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, कि उधर किधर की ओर जाएगा। नाक के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ये नाक है अगर हमारा, और यहाँ से एक तो क्या बोलते हैं, नीचे की ओर जाएगा, एक तो बाहर की ओर, है ना? ये बाहर वाला साइड है और ये क्या है, अंदर वाला है ना? तो जो हमारा सीलिया था यहाँ वाला, यहाँ पे जो सीलिया था ये दोनों डायरेक्शन में कर सकता था, या तो अंदर या तो बाहर। अब देखते हैं म्यूकस से आपका क्या अंदर भी चला जाता है और बाहर भी। वानी वहाँ पे सीलिया नाक के बाहर भी करने का काम करता है या अंदर ढकेलने का काम, अंदर मतलब इसके अंदर इसोफेगस में ढकेल देता है। यानी यहाँ पे सीलिया इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। लेकिन ट्रैकिया के अंदर जो सीलिया होता है वो किधर की ओर ढकेलता है इस म्यूकस को, ऊपर की ओर। किधर की ओर, ऊपर की ओर, ना कि नीचे की ओर। क्योंकि अगर नीचे की ओर अगर ये म्यूकस जाएगा तो लंग्स को क्या कर देगा, जाम कर देगा। लंग्स को क्या कर देगा, जाम। क्योंकि आगे लंग्स के अंदर क्या है, आगे अंदर लंग्स क्या है, लंग्स क्या है, छोटे छोटे डक्ट का पूरा ग्रुप है। अरे छोटे छोटे एल्वेलीज उसमें लगे होंगे। अब उसमें अगर सपोज कर लो क्या जमा हो जाएगा, उसमें अगर ये म्यूकस लिक्विड जमा हो जाएगा तो पूरा जाम हो जाएगा ना। जाम हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजेशन नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो इसीलिए ट्रैकिया जितना भी म्यूकस आता है उस सबको कहाँ फेंकता है, ऊपर की ओर। आप देख रहे होंगे कि आप लोगों को खांसी वगैरह होती है ना? तो खांसी में जो बलगम होता है, देखो म्यूकस कुछ और नहीं हो, बलगम है। म्यूकस क्या है, बलगम है।
क्या है? बलगम। आप क्या करते हो? उसको थूकते हो तो किधर से थूकते हो? मुंह के रास्ते थूकते हो ना। कहाँ जमा होता है? यहीं पे जमा हो जाता है। समझ पा रहे ना? जब आपको सर्दी खांसी जुकाम जब होता है, सर्दी खांसी वगैरह जब होता है, तो जो म्यूकस होता है वो कहाँ पे भर जाता है? ट्रैकिया में। फिर ट्रैकिया के अंदर कौन है? सीलिया। ये सीलिया क्या करता है? ऊपर की ओर ढकेल ढकेल के क्या करता है? बाहर की ओर निकालता है। समझ पा रहे हो? और किस रास्ते निकालेगा? मुंह के रास्ते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये क्यों बना रहा है? अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये ट्रैकिया के अंदर क्यों बना रहा है? तो यार सेम काम करने के लिए, जैसे ये नाक के अंदर क्यों बना रहा था? ताकि ये क्या करे? इम्प्योरिटीज को चिपका पाए। जो भी छोटे छोटे महीन महीन कण हैं उनको क्या कर पाए? चिपका पाए, लंग्स के अंदर ना जाने दे। आया ना? तो उसको रोकने से बचाने के लिए तो कर रहा था। तो यहाँ भी ये वही काम करेगा। यहाँ भी ये म्यूकस इसीलिए रिलीज करेगा ताकि ये क्या करे? जो इम्प्योरिटीज हैं उन इम्प्योरिटीज को अंदर ना जाने दे। क्लियर? बिल्कुल। तो याद रखेंगे। देखिए इसमें भी क्या होता है? गॉबलेट सेल होता है, सीलिया होता है। यहाँ भी गॉबलेट सेल क्या कर रहा होता है? म्यूकस सीक्रेट करता है, निकालेगा। जो कोई इम्प्योरिटीज बचा होगा वो यहाँ चिपक जाएगा। लेकिन यहाँ का जो सीलिया होता है म्यूकस को क्या करता है? अंदर जाने की परमिशन नहीं देता है। कहाँ जाने देता है? बाहर। समझ पा रहे हैं? ये कहाँ जाने देगा? ये वाला सीलिया केवल और केवल बाहर की ओर। ठीक। अब ध्यान देंगे अंदर क्यों नहीं जाने देता है? अंदर क्यों नहीं जाने देता है? एक सेकंड, क्यों आखिर ये अप नहीं हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं, ये हो नहीं रहा है, जूम नहीं हो रहा है ये वाला पेज ही। चलिए कोई बात नहीं। ये अंदर क्यों नहीं जाने देता है? क्योंकि ये जानता है कि अगर ये सीधा लंग्स में चला जाएगा जिसका कोई काम नहीं है, लंग्स को ये क्या कर देगा? जाम कर देगा। इसीलिए ये अंदर जाने नहीं दिया जाता है। ये सब फंक्शन बहुत कुछ सोच समझ के लगाए गए हैं। ये भगवान की क्रिएटिविटी है। बहुत अच्छे से आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा बहुत बारीकी से आपके बॉडी की संरचना हुई है। अब ट्रैकिया के अंदर ध्यान से देखेंगे तो जो सी तरह का कार्टिलेज होता है। मैंने जस्ट बताया ट्रैकिया के ऊपर जो हड्डी होती है, अभी जस्ट आप लोगों ने देखा, ये जो हड्डी है, ये जो हड्डी है किस शेप में है? सी। क्या ये पूरा का पूरा गोल गोल है हड्डी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना है, इतना भाग नहीं है। दैट मीन्स ये सी शेप में है। तो सी शेप में क्यों है? सी शेप में क्यों है? ताकि ये क्या ना करे? ताकि ये ट्रैकिया को आपस में चिपकने ना दे। कार्टिलेज क्या होता है? एक बहुत ही मुलायम हड्डी होता है। मेरी ट्रैकिया की जो लगभग लंबाई होती है वो कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी लंबी होती है अपनी ट्रैकिया? 10 से 12 सेंटीमीटर। अब मैं अगर बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए हमारा पूरा जो बॉडी फंक्शन है या पूरा का पूरा जो बॉडी है वो कितने रीजन में बटा है? कितने भागों में बटा है? 3। कितने भागों में है? 3। एक तो हेड पार्ट है, दूसरा थॉरेक्स पार्ट है, थॉरेक्स पार्ट है, और तीसरा एब्डोमेन। क्या है? एब्डोमेन। इसको समझिएगा, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ। मेरे पास इमेजेस थी, कोई इमेज अभी फिलहाल में दिख नहीं रही है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। एक सेकेंड, ह्यूमन बॉडी बनाना है। ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कौन सा रीजन है इसको समझिएगा। मेनली यहाँ से लेके यहाँ तक देख पा रहे होंगे, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये एक्चुअल में कौन सा पार्ट है? ह्यूमन बॉडी का हेड पार्ट। कौन सा पार्ट है? हेड पार्ट। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखेंगे, गले से लेके कहाँ तक? यहाँ तक, पेट तक, मतलब पेट के पीछे पीछे, या सीधा सीधा बोलूँ तो अभी मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ तक का जो पोर्शन होता है इसको हम लोग थॉरेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थॉरेक्स। और उसके नीचे का जो पोर्शन है यानी ये पोर्शन क्या कहलाएगा? ये वाला पोर्शन कहलाएगा एब्डोमेन। पेट वाला पोर्शन क्या कहलाता है? एब्डोमेन। तो पूरे बॉडी को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया? 3। सबसे ऊपर हेड, उसके बीच में थॉरेक्स और नीचे एब्डोमेन। ठीक है, अब आपका जो लंग्स है वो कहाँ पे स्थित है? किस जगह पे है? किस पार्ट में है? थॉरेक्स में। अच्छा बताओ, ब्रेन कहाँ पे? ब्रेन ऊपर में आता है ना, तो इसका मतलब कौन से में है?
हेड पार्ट में। किस पार्ट में है? हेड पार्ट में। आंखें किस जगह पे है? हेड पार्ट में। नाक किस पोर्शन में है? हेड पार्ट में, है ना। अब मैं आपसे पूछूं फेफड़ा किस पार्ट में है? थॉरिक्स पार्ट में। सीना सीने पे है ना, सीने वाला पोर्शन थॉरिक्स कहलाता है ना। अच्छा, हार्ट यानी जो दिल है वो कहाँ पे है? वो भी थॉरिक्स पार्ट में। क्या है? थॉरिक्स पार्ट में। मेनली जब ये थॉरिक्स पार्ट खत्म होता है, थॉरिक्स पार्ट खत्म होता है तो यहीं पे स्टार्ट होता है एक पूरा डोम शेप का लगा होता है। डोम शेप, कौन सा शेप? डोम शेप का। ऐसे एक आपको पत्ती नुमा या फ्रेम नुमा क्या संरचना दिखाई देगी, जिसको हम लोग डायाफ्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। डायाफ्राम बहुत ही हमारे लिए क्या है? हेल्पफुल है। फिर से मैं बता दूं, बॉडी कितने पोर्शन में डिवाइडेड है? 3। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में क्या लगा होता है? थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में लगा होता है हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है? तो डायाफ्राम समझिएगा ध्यान से क्या करता है। आप इतनी बात पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब देखिए डायाफ्राम क्या है सर? थॉरिक्स और एब्डोमेन के बीच का एक डोम शेप का प्लेट है, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब ये ऐसे है ना, तो कुछ देर बाद ये अपने आप को मूव करा के फिर कैसे बना देगा? मतलब ये ऐसे ऊपर हो जाएगा, ऐसे नहीं। जैसे ये पूरा अभी यू शेप में है तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? ओ खड़ा हो जाएगा, यानी अपने आप को क्या करेगा? अपने आप को रिलैक्स करेगा। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ा हुआ है, फिर अभी क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलैक्स, यानी ऊपर नीचे कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? ऊपर नीचे। समझ पा रहे हैं? कैमरा इसका अगर काम करे तो ठीक है, कैमरा इसका काम कर रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से, अगर आप कैमरे पे देखेंगे तो मेरा हाथ जिस तरीके से है, ये अगर मेरा हाथ में आप देख पा रहे होंगे तो पहले इस शेप में है डायफ्राम, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 कर रहा होता है। ये समझ पा रहे हैं? यानी क्या कर रहा होता है? अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर सपोज करिए कि इसके इस हाथ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है, तो एक बार इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? ये उठाएगा जब मैं इस तरीके से करूंगा, फिर जब मैं ऐसे करूंगा तो फिर उसको नीचे लेके आएगा, उठाएगा नीचे लाएगा, उठाएगा नीचे लाएगा। इस तरीके से हो रहा होगा। तो एक्चुअल में डायाफ्राम क्या करता है? हेल्प करता है हमारी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में। किस चीज को? थॉरिक्स रीजन के पार्ट को। समझना ध्यान से, थॉरिक्स रीजन के जितने भी ऑर्गन होते हैं वो किसके ऊपर सपोर्टेड है? किसके ऊपर सपोर्टेड है भैया? इस डायाफ्राम के ऊपर। समझ पा रहे हैं? और ये डायाफ्राम क्या करता है? उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ध्यान देना, इसी डायाफ्राम के नीचे ही क्या मिलेगा आपको? स्टोमक मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टोमक, ठीक है ना। और स्टोमक के जस्ट ऊपर क्या है? डायाफ्राम। डायाफ्राम के ऊपर क्या है? लंग्स और हार्ट है। समझ पा रहे हैं? तो मेनली ये क्या करता है? जैसे आप अब अगर आप थोड़ा सा फील करें, आप थोड़ा सा सांस अंदर लें। क्या लें? अंदर, फिर आप बाहर करें। समझ पा रहे हैं? तो क्या हो रहा है? आपको ये फील होगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे मेरे पास आज बदकिस्मती है मेरी, मतलब किस्मत खराब है कि आज इमेज आ ही नहीं पाई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जैसे आप क्या ध्यान से समझेंगे, आप सीने की अपनी हड्डियां लास्ट तक जो जा रही हैं, देख पा रहे होंगे, इमेजिन कर पा रहे होंगे, है ना। वो कैसी है? नीचे जाके किस शेप में है? किस शेप में है सर? यू शेप में या वी शेप में है ना? वी शेप में है। और इसके जस्ट नीचे पोर्शन पे क्या लगा हुआ है? इसके जस्ट नीचे वाले पोर्शन पे क्या लगा हुआ है? डायाफ्राम। अब मेनली आप क्या करिए? आप दो काम करिए। एक तो आप सांस अंदर खींचिए और एक बार बाहर खींचिए। तो जब आप सांस अंदर कर रहे हैं, सांस अंदर कर रहे हैं, तो क्या नजर आ रहा है? ये पूरा पोर्शन उठ रहा है कि डाउन हो रहा है? यहां से सांस अंदर खींचिए। जब आप अंदर खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये पार्ट जो हड्डियों का सबसे निचला पोर्शन है, रिब केज का जो सबसे निचला पोर्शन है, वो क्या हो रहा है? जैसे ये हड्डियां है ना, इस तरीके से आपको हड्डियां नजर आएंगे, इधर इधर इधर। ये सीने पे क्या है? हड्डियां ऐसे बहुत सारी, है ना, हड्डियां हैं। और जस्ट इसके निचला से पैसे ही तो है। तो जब आप सांस ले रहे हो तो क्या हो रहा है? आपको नजर आ रहा है कि ये पोर्शन उठ रहा है ना। ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है जब सांस ले रहे हो, है ना, उठ रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद जब आप सांस छोड़ रहे हो तो फिर क्या हो रहा है? ये बैठ रहा है। तो मेनली हो क्या रहा है? कैसे हो रहा है ये सब? एक्चुअल में डायाफ्राम कर रहा है। कौन कर रहा है? डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या कर रहा है? जब आप सांस ले रहे हो तो ये उड़ जा रहा है, तब ये क्या कर रहा है? अपने आप को रिलैक्स कर रहा है। ध्यान देना, क्या कर ले रहा है? रिलैक्स। और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो फिर क्या हो जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। समझ पा रहे हो? ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। समझ में आ गया?
हाँ या ना, यस और नो। जैसे आप जब सांस लोगे तो तो ये जो मेरा हाथ है, ध्यान से फिर से देखिएगा, ये जो हाथ है मतलब इस स्टेप में है, जब आप सांस लोगे तो ये उठ जाएगा ऐसे, ठीक। फिर जब आप सांस छोड़ोगे तो फिर ये कैसे हो जाएगा, फिर से डोम शेप में आ जाएगा, फिर से उठेगा जब सांस लोगे तब, और फिर नीचे झुक जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये क्या कर रहा है, डायफ्राम एक्चुअल में क्या कर रहा है, हेल्प प्रोवाइड कर रहा है हमको कि हम सांस ले पाए। अगर डायफ्राम टूट जाए तो आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, तो आप सांस भर ही नहीं पाओगे। समझ पा रहे हो? आप सांस भर पाओगे क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट के लिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और एक्चुअल में लंग्स को क्या करा रहा है, मूव कराने का काम करा रहा है ये, ठीक है, डायफ्राम। तो डायफ्राम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब ध्यान से देखिएगा आगे क्या लिखा है कि भैया ये ध्यान देंगे, ये वाली पोर्शन को आप याद रख लीजिएगा कि हमारा जो बॉडी पार्ट्स है वो क्या है, 3 भागों में डिवाइडेड है, हेड पार्ट, थॉरैक्स पार्ट एंड एब्डोमेन पार्ट, ठीक है ना, एब्डोमेन पार्ट। ये बात याद रखेंगे। देखिए पूरा सिर वाला हिस्सा का क्या है, वो हेड पार्ट है, गले से लेके डायफ्राम तक बता दिया ना, गले से लेके डायफ्राम तक ये क्या है, थॉरैक्स पार्ट है। और क्या है आपका, डायफ्राम से लेके पैर के अंगूठे तक का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो क्या है, एब्डोमेन पार्ट है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। इतनी बात अगर क्लियर है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि डायाफ्राम क्या कर रहा है, डायाफ्राम क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया ना डायाफ्राम क्या कर रहा है, ठीक है। डायाफ्राम का काम आप आगे भी देखोगे। अब देखो हमारा जो ट्रैकिया है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिड थॉरैक्स में प्रेजेंट होता है। कितने, मिड थॉरैक्स में। और मिड थॉरैक्स में एक्चुअल में ये कितने भागों में डिवाइडेड हो जाता है, क्योंकि ट्रैकिया स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, गले से हो रहा है ना, गले से स्टार्ट हो रहा है और फिर ये नीचे जा रहा है। तो देखिए हमारा जो ट्रैकिया है जब ये मिड थॉरैक्स में आ रहा है, मिड थॉरैक्स मतलब फिर से देखो, ठीक है, ये देखना ये पूरा का पूरा थॉरैक्स रीजन है, ठीक है, थॉरैक्स रीजन। ये ट्रैकिया यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से जब ये यहाँ तक बीचों बीच आता है थॉरैक्स के, तब यहीं से कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में हमारा ट्रैकिया क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख पाओगे, देखो यहाँ पे आने के बाद ये क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। थोड़ा सा और मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ट्रैकिया कितने भागों में चला गया, 2 भागों में। ये कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मिड थॉरैक्स में। मिड थॉरैक्स में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। अब जब मिड थॉरैक्स में डिवाइड हो गया तो फिर क्या होगा, देखना ध्यान से। जब ये मिड थॉरैक्स में ट्रैकिया डिवाइड होता है तब उसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। यानी जब डिवाइड हो जाएगा ट्रैकिया तब उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे अगर मान लीजिए एक बार बटा है, फिर फर्स्ट टाइम वो 2 भागों में डिवाइड होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई भी आगे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होगा, उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्रोंकाई। समझ में आ रहा है? और ब्रोंकाई जब डिवाइड होता है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, ब्रोंकियोलिस। या तो प्राइमरी ब्रोंकाई बोलो, सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलो, टर्सरी ब्रोंकाई बोलो, या ब्रोंकियोलिस बोलो। क्या बोलो, ब्रोंकियोलिस। इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अच्छे से समझिएगा। मेरे लिए ये ट्रैकिया आया, ये ट्रैकिया है आपका, ये क्या हुआ, पहले 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया डिवाइडेड हो गया। फिर ये फर्दर आगे जाके फिर ये 2 भागों में डिवाइडेड हो जाएगा, एक इधर इधर इधर, हो गया 2 भागों में। यहाँ भी ऐसे ही होगा, इधर इधर, हो गया। फिर अगले केस में क्या होगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा, फिर फर्दर ये भी 2 भागों में डिवाइडेड हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? तो इसी को हम समझा रहे हैं। देखो जब ये पहली बार 2 भागों में डिवाइड हुआ तो इसको ये हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। जब ये प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये और ये देखेंगे तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये क्या है, ये आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई। यहाँ भी ये क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है। लेकिन ये सेकेंडरी ब्रोंकाई भी क्या हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है। सेकेंडरी ब्रोंकाई भी डिवाइड हो रहा है, और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्रोंकाई। ये क्या है, ये टर्सरी ब्रोंकाई है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्या है, टर्सरी ब्रोंकाई है। ये भी क्या है, टर्सरी ब्रोंकाई। क्लियर है? यानी ट्रैकिया हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। पहली बार डिवाइड हुआ प्राइमरी, दूसरी बार हुआ सेकेंडरी, तीसरी बार हो गया टर्सरी, 3 बार डिवाइड हुआ तो टर्सरी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ध्यान देंगे,
ध्यान देंगे, इसी चीज को थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से समझाएगा कि पहली बार डिवाइड हुआ तो उसे इनिशियल ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। देखो जब ब्रोंकाई डिवाइड होता है, यही समझना, ब्रोंकाई डिवाइड होगा तभी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोंकियोलिस। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलिस। अब समझना ध्यान से, एक बार पुनः मैं समझा देता हूं। देखो ये ट्रैकिया आया, ट्रैकिया पहले दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, तब तक तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। अब ये ब्रोंकाई भी तो डिवाइड हो गया, हाँ या ना, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलिस। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलिस। यानी जो हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई है, यानी सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या कहलाएगा, ब्रोंकियोलिस। इसको हम लोग इनिशियल ब्रोंकियोलिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनिशियल ब्रोंकियोलिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, इनिशियल ब्रोंकियोलिस। क्लियर है, ध्यान देना, यही बात यहाँ पे बोली गई है कि जब पहली बार ब्रोंकाई डिवाइड होता है तो उसे इनिशियल ब्रोंकियोलिस कहते हैं। जब दूसरी बार डिवाइड हो रहा है तब इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल टर्मिनल ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। ध्यान देंगे, क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल ब्रोंकियोलिस बोल रहे होते हैं। याद रखेंगे फिर से, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई याद कर लेंगे इसको। प्राइमरी ब्रोंकाई क्या कहलाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई को ही हम लोग ब्रोंकियोलिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस, अब ये ब्रोंकियोलिस भी दो पार्ट में, अगर सेकेंडरी ब्रोंकाई आ गया तो सेकेंडरी ब्रोंकाई को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई को हम लोग बोलते हैं इनिशियल ब्रोंकियोलिस। क्या बोलते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोलिस, इनिशियल ब्रोंकियोलिस। टर्सरी ब्रोंकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोलिस। ठीक है, और इस टर्मिनल ब्रोंकियोलिस से ही क्या लगे होते हैं, एल्वुलर डक्ट। क्या लगे होते हैं, एल्वुलर डक्ट। समझ में आ रहा है, यानी यहीं से क्या होता है, क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोलिस से ही एल्वुलर डक्ट लगे होते हैं। एक एल्वली को एल्वुलस कहते हैं और इसका गुब्बारा नुमा संरचना होता है जो पहले फिगर में है। देखना यहाँ पे, ये रहा, दिख रहा है, मेरे लिए आप ध्यान से देख पा रहे होगे, यही है ब्रोंकियोलिस। क्या है ये, ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस से क्या लगा हुआ है, ये गुच्छे नुमा संरचना नजर आ रहा, नहीं आ रहा है, गुब्बारे नुमा संरचना। इस गुब्बारे के अंदर क्या है, अंगूर नुमा संरचना है, तो दैट मीन्स इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वुलस। अगर एक की बात करेंगे, ध्यान देंगे, एक की बात करेंगे, एक अंगूर की बात करेंगे तो एल्वुलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्वुलस। और अगर पूरे ग्रुप की बात करें तो एल्वली। क्या कहलाएगा, एल्वली। और ये ऐसे ग्रुप कई सारे हो गए तो इनको हम क्या बोलेंगे, एल्वुलर डक्ट। क्लियर है, फिर से, एल्वली मतलब कई सारे एल्वुलस, एक को हम क्या बोलेंगे, एक अंगूर को एल्वुलस। क्या बोलेंगे, एल्वुलस, एल्वुलस। याद रखेंगे, जब ये पूरा का पूरा गुच्छा बन गया, सॉरी एक पूरा ग्रुप बना दिया तो एल्वली, और कई सारे ग्रुपों का यानी कई सारे गुच्छों का भी ग्रुप बन गया, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एल्वुलर डक्ट। क्लियर है, क्या बोलेंगे, एल्वुलर डक्ट। तो ये एल्वुलर डक्ट है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। अब मेनली एल्वली क्या होता है, यह बहुत ही पतली मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, मतलब बहुत पतली झिल्ली होती है, ऐसे एकदम पतली झिल्ली है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। यानी ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, इस लेयर का लेयर जो होती है, मेम्ब्रेन जो होती है, एक टिश्यू की बनी होती है। उस टिश्यू का नाम क्या है, एक सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के कारण ही ये क्या होता है, ये जो एल्वली, एल्वली का मतलब ये पूरा का पूरा एक अंगूर जो है उसकी पतली लेयर होती है। आप अंगूर देखते हो तो अंगूर के ऊपर भी तो एक पतली लेयर होती है, सिंपल वहां से फील करो। अंगूर, अगर आप अंगूर का एक दाना लेते हो तो उसके ऊपर भी एक पतली लेयर होती है ना, वैसे ही इस एल्वली के ऊपर भी एक पतली लेयर होती है। उसका नाम क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है। अब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, ये क्या होता है, यह सिर्फ एक लेयर का फ्लैट टिश्यू होता है। सिंपल है, टिश्यू है तो टिश्यू होगा, यानी ये पूरी की मेम्ब्रेन जो है किससे मिलकर बनी है, ये पूरी मेम्ब्रेन एक प्रकार के टिश्यू की लेयर है। ठीक है, जिसमें डिफ्यूजन प्रक्रिया क्या हो सकती है, आसानी से हो सकती है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन को विसरण भी कहते हैं। ये क्या होता है आगे हम समझेंगे विसरण क्या होता है। ठीक है, फिलहाल में आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए अब डिफ्यूजन भी यहीं पे समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं कि क्या है, एक प्रक्रिया है। मानना क्या है, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। डिफ्यूजन में होता क्या है मेनली, अगर आप बात करोगे तो देखो ब्लड है और यहाँ पे क्या है, एल्वली है, यानी एक एल्वुलस ले लिया मैंने। अब इस एल्वुलस के अंदर क्या आया है, अभी जस्ट
ऑक्सीजन। तो भर गया होगा इसके अंदर ऑक्सीजन, आया ना, यानी इसके अंदर खूब बढ़िया से दबा के क्या भरा होगा, ऑक्सीजन भरा होगा, भर गया होगा। अब इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो चुका है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यानी ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर में जीवित है। जीवित मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग हो गए ना ऑक्सीजन की, तो आबादी क्या हो गई, घनी। समझ पा रहे हो? तो यानी प्रेशर यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्लियर है? अब ये चाहेंगे कि हम कहाँ भाग जाएं, ऐसे जगह पे भाग जाएं जहाँ पे ऑक्सीजन कम है। मेनली आप जानते हैं जब आपके घर पे ही बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है तो आपके घर में ही क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बंटवारा। फिर उसके बाद लोग अलग अलग रहने के लिए दूर भागना स्टार्ट करते हैं, भागना स्टार्ट कर देते हैं। यानी जब जनसंख्या की आबादी बढ़ जाती है, यानी आबादी घनी हो जाती है, तो उस कंडीशन में लोग ऐसी जगहों पे जाना चाहते हैं जहाँ पे आबादी कम हो। मेनली ये होता है ना, गैसेस के अंदर भी यही होता है। जो गैसेस होती हैं वो घनी आबादी से कम आबादी की ओर भागना चाहती हैं। ठीक है, घनी आबादी से कम आबादी की ओर भागना चाहती है। जैसे अगर सपोज करिए आप कमरे के अंदर धुआं कर दें, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा भर जाएगा। और ऐसे करिएगा कि दरवाजा और पैक कर लीजिएगा चारों ओर से, कहीं भी जगह मत छोड़िएगा बाहर जाने के लिए, तो पूरा भर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आप जो ही क्या करोगे, दरवाजा खोलोगे, वो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, भाग जाएगी कि नहीं भाग जाएगी? भाग क्यों जाएगी? क्योंकि इस कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की आबादी क्या थी, ज्यादा। तो उसने क्या दिमाग लगाया, दिमाग क्या लगाया, उसकी प्रॉपर्टी है, उसको घुटन महसूस हो रहा था खुद कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो किधर भागेगा, जिधर कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कम है। दरवाजा खोलोगे तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ना है, तो उधर ट्रेवल कर जाएगी। तो गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा वो क्या कर रहे होते हैं, हाई प्रेशर से किधर की ओर भागते हैं, हाई से लो की ओर। हाई प्रेशर से किधर की ओर भागते हैं, लो की ओर। याद रखेंगे, हाई से लो ट्रेवल करने का काम है किसका, गैसेस का। गैस क्या चाहती है, जिधर प्रेशर हाई है उधर से किधर भाग जाए, जिधर प्रेशर लो है। लो मतलब जहां पे आबादी कम है। और केवल गैसेस नहीं है, सबका काम यही है। ठीक है ना, सभी यही चाहते हैं। क्लियर है? अब ये ब्लड के अंदर देखा जाए तो ब्लड के अंदर क्या ऑक्सीजन है, नहीं। तो ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की आबादी क्या है, कम है। तो ये जो एल्वली के अंदर ऑक्सीजन है वो क्या चाहेगा, वो कहाँ भाग जाए, ब्लड के अंदर। तो अब ये चाहेगा भागना, तो ये बताओ ये जो लेयर है जो इसको घेर के रखी है, क्या ये जाने देगी? जब ये जाने देगी तब ये जा पाएगा, अगर ये नहीं जाने देगी तो नहीं जा पाएगा। इसलिए इस एल्वली के चारों ओर बहुत ही पतली मेम्ब्रेन लगाई जाती है। समझ पा रहे हो? ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो इस ऑक्सीजन को आराम से एक पार से दूसरे पार जाने दे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पतली लेयर जो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू है वो कैसा होता है, वो गैसेस को आने जाने का ऑप्शन देता है। तो अब ये यहाँ से निकल गई, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल के आ गया। अब बाहर तो रहेगा नहीं, ये कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर ना। तो अब ब्लड भी तो पाइप के अंदर बह रहा है, तो ये जो पाइप की लेयर है इसको भी तो कैसा बनना पड़ेगा, ऐसा ही जैसे इसकी लेयर थी, एल्वुलस की लेयर थी, वैसे इसको भी तो होना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि इसके पास कौन सी पाइप आई होगी, कैपिलरी। कौन सी पाइप आई होगी, कैपिलरी। मैंने आपको बहुत पहले ही समझाया था कि कैपिलरी जो होती है ब्लड की सबसे पतली पाइप होती है। पतली क्यों होती है, क्योंकि उसकी जो लेयर होती है बहुत ही महीन होती है, बहुत ही पतली होती है। इतनी पतली होती है कि उसमें गैसेस का डिफ्यूजन आराम से हो जाता है। दैट मीन्स एक जगह से गैस दूसरी जगह जा सकती है, या उस पाइप क्या बोलते हैं, उस पाइप की लेयर को पार कर सकती है। खून नहीं पार कर सकता, गैसेस पार कर लेंगे या कुछ मॉलिक्यूल पार कर लेंगे। ध्यान देना, मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि जैसे आप सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन का नाम सुने होंगे, तो सेल मेम्ब्रेन भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, यानी कुछ लोगों को जाने देता है, कुछ लोगों को नहीं, मतलब सबको जाने आने नहीं देगा। सेलेक्टिवली परमिएबल है वो। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ ही लोगों को, गिने चुने लोगों को ही एक जगह से दूसरी जगह आने जाने देता है। वैसे सेम कहानी यहाँ पे है। ये जो लेयर है कि ब्लड को आने जाने नहीं देगी, लेकिन ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट है जिसकी जरूरत है सेल को, वो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने देगी। तो सेमी परमिएबल है। अगर ये पूरा परमिएबल होती तो उस कंडीशन में ब्लड भी तो हमारा फ्लो कर जाता बाहर इस पाइप से, लेकिन पूरा का पूरा हमारा ब्लड पाइप से फ्लो नहीं करता है,
वो ब्लड पाइप के अंदर ही रहेगा, उसके अंदर जो गैसेस हैं या जो न्यूट्रिएंट है वो बस क्या होते हैं, ट्रांसफर हो रहे होते हैं। यानी ये सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल है। तब होता क्या है कि यहाँ का ऑक्सीजन उठ के कहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। अब ये कहाँ पहुँच गया, ब्लड के अंदर पहुँच गया। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। समझ पा रहे हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऑक्सीजन या हवा का क्या हो जाना, चले जाना, यानी एल्वेलस से कहाँ पे चले जाना, ब्लड के अंदर। यहाँ पे प्रेशर लो है ना भाई, यहाँ पे प्रेशर क्या है, हाई है, तो हाई से कहाँ भाग गए, लो की ओर। ऑक्सीजन किधर की ओर ट्रैवल कर गए, एल्वेलस से ब्लड की ओर। तो इस कंडीशन में प्रेशर वहाँ पे क्या हो गया, लो। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या लिखा, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सेमी परमिएबल लेवल से गैसेस का क्या करवाती है, एक्सचेंजेशन करवाती है, यानी एक्सचेंजेशन होता है। यानी इस प्रक्रिया में क्या हो रहा होता है कि एक सेमी परमिएबल लेयर होगी और उससे क्या होगा, उस लेयर के थ्रू गैसेस का आपस में एक्सचेंजेशन होगा। एक गैस उधर जाएगी, दूसरी गैस इधर आएगी। जैसे मेनली अभी तो आप लोगों ने देखा कि ये एल्वेली था, इस एल्वेली के अंदर किसकी जनसंख्या ज्यादा थी, ऑक्सीजन की, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जनसंख्या क्या थी, खाली थी। तो इसने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया। अगले केस में ये क्या होता है, आप जानते हैं, ये ब्लड कहाँ जाएगा, सेल्स के पास। सेल क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड के अंदर भर जाएगा ना, तो ब्लड के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फिर ये जब एल्वेली के पास आएगा, यानी एल्वेलस के पास आएगा, तो इसके पास मतलब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कैसा रहेगा, हाई, और एल्वेलस के अंदर थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यानी यहाँ प्रेशर क्या है, लो। क्या है, लो। तो उस कंडीशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, यहाँ से यहाँ चला आएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, यानी इस एल्वेलस के अंदर चला आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इस बार ब्लड ने किसके अंदर भेज दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ भेज दिया, एल्वेलस के अंदर। इसके पहले एल्वेलस ने क्या किया था, ऑक्सीजन को भेज दिया था ब्लड के अंदर। तो क्या ये एक्सचेंजेशन हुआ कि नहीं हुआ, एक्सचेंज किया गया ना, बदला गया है। एल्वेलस ने कहा कि मैं तुमको ऑक्सीजन दूंगा, और ब्लड ने कहा कि अगर तुम मुझे ऑक्सीजन दोगे तो मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आपस में क्या इन लोगों ने कर लिया, एक्सचेंजेशन। और एक्सचेंजेशन हुआ क्यों, क्योंकि इस ब्लड वाली पाइप और इस एल्वेलस वाली पाइप, सॉरी एल्वेलस के पास जो लेयर है वो कैसी है, सेमी परमिएबल है, ये आने जाने दे रही है, तब ये एक्सचेंजेशन हो पा रहा है। अगर ये नहीं होती तो फिर नहीं हो पाता। तो इस प्रक्रिया में कि एक पतली लेयर के द्वारा या सेमी परमिएबल लेयर के द्वारा गैसेस का आपस में क्या हो पा रहा है, एक्सचेंजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। आई होप ये आज की क्लास में ये सब बातें जो मैंने आपको समझाई हैं वो समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।